दोस्तों, क्राइम से भरे इस दुनिया में कुछ न कुछ अजीबो-गरीब कारनामे होते रहते हैं, जो हमें आपको ऐसी अवस्था में डालकर सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कुछ कहने के शब्द नहीं रह जाते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, जिससे सुनने के बाद लोगों में खामोशी की लहर फैल जाती है। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि इस कहानी के लास्ट तक बने रहें, तभी आपको पूरा मामला समझ में आएगा। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज मैं जो आप लोगों को सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ, जिससे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। वाक़ई में ये कहानी हर किसी को परेशान कर देने वाली है, हर किसी को हैरान कर देने वाली है, हर किसी के दिल को तार-तार कर देने वाली है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है नेपाल से। दोस्तों, नेपाल के चितवन इलाके में रास्ते के बीचों-बीच में 2 बोरी पड़ी रहती है। उस रास्ते से जैसे ही एक व्यक्ति गुजरता है, तो जो उसकी नज़र होती है, उन दोनों बोरियों पर पड़ती है। अब जैसे ही उन दोनों बोरियों पर उस व्यक्ति की नज़र पड़ती है, तो जो वह व्यक्ति होता है, उन दोनों बोरियों के पास जाने की कोशिश करता है। और जैसे ही उन दोनों बोरियों के पास वह पहुँचता है और पहुँचने के बाद जैसे ही उस बोरी को देखता है, तो वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसकी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आस-पास के लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और देखते-देखते वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाता है। और दोस्तों, उसी भीड़ में से एक व्यक्ति हटकर नेपाल के पुलिस स्टेशन में सूचना देता है। और जैसे ही नेपाल की पुलिस स्टेशन में सूचना मिलता है, तो नेपाल की जो पुलिस होती है, भारी पुलिस बल के साथ उस घटना पर उस चितवन इलाके में पहुँच जाती है। और दोस्तों, जैसी पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, पहुँचने के बाद पहली बोरी को खोला जाता है, उसमें जो है एक 30 साल की महिला की लाश मिलती है। और दोस्तों, जैसे ही दूसरी बोरी को खोला जाता है, तो उनमें से एक लड़के की लाश मिलती है, जिसकी उम्र 15 से 16 साल के आस-पास बताई जा रही थी। दोस्तों, इसके बाद जो पुलिस होती है, उन दोनों बोरियों को अपने कब्जे में ले लेती है और आस-पास से वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को पूछताछ करना शुरू कर देती है। जो आस-पास के लोग होते हैं, वहाँ पर बताते हैं कि सर, जो है यही एक व्यक्ति हैं, जो अपने रास्ते से गुज़र रहे थे, तो इनकी जो नज़र होती है, इन दोनों बोरियों पर पड़ती है। और जैसे ही हम दोनों लोग उन दोनों बोरियों के पास पहुँचते हैं, तो इस अवस्था में मुझे ये दोनों लाशें मिलती हैं। कहते हैं कि सर, और इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। इसके बाद जो पुलिस होती है, इस घटना को संज्ञान में लेते हुए हर अपराधी को ढूँढने की कोशिश करती है। दोस्तों, इसके बाद जो है, जो पुलिस होती है, आस-पास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, और उसके बाद जो चौराहे-चौराहे पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उन सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जाता है। इसके बाद जैसे ही एक सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगालती है, तो उसमें से एक जो है व्यक्ति दिखाई देता है। यही व्यक्ति होता है जो उन दोनों बोरियों को, उस लाश को पैक करते हुए दिखाई देता है। जैसे ही दोस्तों उस सीसीटीवी फुटेज में वह व्यक्ति दिखाई देता है, तो पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को ज़ूम कर देखने की कोशिश करती है, लेकिन जो व्यक्ति होता है, वह दिखाई नहीं दे रहा होता है। इसके बाद जो पुलिस होती है, वह परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है, वह घबरा जाती है। इसके बाद दोस्तों, उसमें से एक पुलिस वाले की जो नज़र होती है, वो जो दोनों बोरियाँ पड़ी होती हैं, उन दोनों बोरियों पर जाता है। और दोस्तों, जैसे ही उन दोनों बोरियों पर उस पुलिस वाले की नज़र जाती है, तो उसमें जो बोरिया था, उसमें जो है बिहार के मोतिहार ज़िले का उसमें पता लिखा गया था। दोस्तों, इसके बाद जो नेपाल की पुलिस होती है, वह बिहार के मोतिहार ज़िले पर दिए गए उस कॉन्टैक्ट नंबर पर वह फ़ोन लगाती है। अब फ़ोन लगाने के बाद जो बिहार के जो पुलिस होते हैं, बिहार के मोतिहार ज़िले के जो पुलिस होते हैं, वह जो है उठाते हैं, और यहाँ से जो नेपाल की जो पुलिस होती है, वह सारी जो घटनाएँ होती हैं, वह बताना शुरू करती है। वह बताती है कि सर, मुझे जो है मेरे इलाके में जो है 2 बोरियों में एक महिला की लाश मिली है और एक 15 साल लड़के की लाश मिली हुई है। और सर, जो लाश मिली है, इसमें जो है बिहार के मोतिहार ज़िले का पता दिया गया है, इसलिए जो है मैं आपके पास जो है कॉल किया हूँ। दोस्तों, ये सारी कहानी जो है, जब बिहार के मोतिहार ज़िले के जो पुलिस होते हैं, वह सुनते हैं, तो वो भी बताने की कोशिश करते हैं कि सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे भी इलाके में 15 दिन पहले एक जो है लड़के और एक महिला की गुमशुदगी का रिपोर्ट जो है दर्ज किया गया है। इसके बाद जो बिहार के मोतिहार ज़िले के जो पुलिस होते हैं, उन्हें मालूम हो जाता है कहीं न कहीं ये दोनों लाश उन लड़के और उस महिला की ही हो सकती है।
दोस्तों इसके बाद बिहार जिले के जो पुलिस होते हैं वह नेपाल से जाकर वहाँ के जो पुलिस होते हैं उनसे मिलकर वहाँ से उस लाश को जो है लेकर आने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों जैसे ही उस लाश को लेकर आने की कोशिश करते हैं और लाने के बाद जैसे ही वो पहली बोरी को खोला जाता है, जो 15 से 16 साल का जो लड़का होता है, जो बोरी में मिला हुआ था, उस लड़के का नाम होता है रितेश। जैसे ही दूसरी बोरी को खोला जाता है जिसमें 30 साल की जो महिला होती है, उस महिला का नाम होता है संजू। दोस्तों इसके बाद जो बिहार मोतिहार के जो पुलिस होते हैं, जो 15 दिन पहले रितेश के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और 15 दिन बाद संजू के पति जो होते हैं वो भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए थे। दोस्तों इसके बाद जो पुलिस होती है रितेश के पिता से वह पूछताछ करना प्रारंभ करती है कि पूछती है कि पूछती है उसके पिता से कि ये बताइए, आपको किसी भी व्यक्ति पर शक हो या आपके किसी भी गांव का कोई शख्स हो जो आपको लगे कि जो है या आपके नज़र में कोई भी ऐसे कोई भी गुनाहगार हो तो आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो रितेश के पिता होते हैं वह बताते हैं कि सर ऐसी भी कोई हमारे बेटी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन इसका जी एक दोस्त है उसका नाम होता है ऋषभ। दोस्तों इसके बाद जो पुलिस होती है वह इसके बाद फिर दिमाग लगाती है कि जो संजू के जो पति थे, जो संजू को जो पति होता है उसका नाम अखिलेश होता है। यहाँ सोचने वाली बात ये होती है कि 15 दिन पहले अखिलेश जो है अपनी पत्नी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और दर्ज कराने के बाद वह जो है गायब हो जाता है। और दोस्तों कहीं न कहीं जो पुलिस होती है, जो सारा निगाह होता है इसी अखिलेश पर जाता है। दोस्तों इसके बाद जो पुलिस होती है उस अखिलेश को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर लेने के बाद उस पे दबाव डालती है। दबाव डालने के बाद दोस्तों इसके बाद जो अखिलेश कहानी बताता है, वाक़ई में यह कहानी हर किसी को परेशान कर देने वाली थी। दोस्तों आपको बता दें कि जो महिला होती है संजू, जिसका नाम संजू था, वह अपने गाँव में किसी शादी के समारोह में जाती है और उसके हाथ में एक 2.5 साल का बच्चा होता है और वह जो है बगल में खड़ी होकर वह खाना खा रही होती है। वहाँ पर एक लड़का होता है ऋषभ और ऋषभ का एक जो मित्र होता है उसका नाम रितेश होता है। दोस्तों वाक़ई में वह महिला बहुत अपनी हवस को लेकर वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। बहुत ज़्यादा वह परेशान होती है, तो उन दोनों लड़कों से मिलने के बाद उसकी जो है दोस्ती हो जाती है और दोस्ती हो जाने के बाद इन दोनों में प्रेम प्रसंग जो है वह शुरू हो जाता है। और दोस्तों जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और देखते-देखते इन दोनों लड़कों में उस 30 साल की महिला से प्यार हो जाता है, कुछ कहने की वाक़ई नहीं रहता है। और दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है कि जो दोनों लड़के होते हैं, जो पहले लड़का रितेश होता है, दूसरा लड़का जो ऋषभ होता है, उन दोनों लड़की की जो उम्र होती है, वह 15 से 16 साल के आस-पास बताई जाती है। दोस्तों इसके बाद जो लड़के होते हैं जो ऋषभ होता है उस महिला से मिलने जाने लगता है। इसके बाद जो महिला होती है उससे भी मिलना शुरू कर देती है। दोस्तों देखते-देखते और महिला यह ऋषभ लगातार 1 साल तक यह संबंध बनाते हैं और किसी को कानो-कान तक भनक नहीं होती है। दोस्तों एक दिन ये होता है कि जो अखिलेश होता है, वह जो है ऋषभ को अपनी पत्नी को छेड़ते हुए देख लेता है। इसके बाद दोस्तों जब वह अखिलेश अपनी पत्नी को छेड़ते हुए वह ऋषभ को देख लेता है, तो जो अखिलेश होता है वह अपनी पत्नी को उसे शक होने लगता है और अपनी पत्नी के ऊपर दबाव डालकर वह पूछने लगता है कि ये बताओ वो लड़का आपको क्यों छेड़ रहा होता है? क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में चक्कर? इसके बाद जो अखिलेश होता उसके बाद जो संजू होती है, वो बताती है कि वो लड़का मुझे डराता है, छेड़ता है। जो संजू होती हैं वो बताती हैं कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों वाक़ई में जो अखिलेश होता है इसकी बातों पर कुछ विश्वास नहीं होता है। और दोस्तों जो ऋषभ का जो मित्र होता है जिसका नाम रितेश होता है, वह रितेश को अपने पास बुलाता है और बुलाने के बाद यह पूछता है कि ये बताओ जो ये ऋषभ है, इन हमारी पत्नी के बीच में क्या चक्कर चल रहा है और ये दोनों जो है कैसे इतने क्लोज़ आ रहे हैं? और दोस्तों जो रितेश होता है उसके ऊपर अखिलेश दबाव डालता है, जो डराता है, धमकाता है। वह रितेश डराकर धमकाकर वह बताने लगता है कि आपकी जो पत्नी थी वह जो है हमारे गाँव में गई थी और गाँव में जाने के बाद ऋषभ से मुलाकात होती है। ऋषभ से मुलाकात होने के बाद इन दोनों आपस में प्यार हो जाता है और देखते-देखते ये इन दोनों जो है 1 साल तक लगातार संबंध बना रहे हैं और अभी भी ये दोनों मिलते-जुलते रहते हैं। दोस्तों इतनी बात सुनने के बाद जो अखिलेश होता है उसके दिमाग में जो है भूत सवार हो जाता है कि मेरी पत्नी जो है एक 15-16 साल लड़की के साथ जो है वह लगातार संबंध बना रही है 1 साल से और मुझे कानो-कान तक भनक भी नहीं चला। दोस्तों इसके बाद जो अखिलेश होता है उसे मारने का जो है वह प्लान बताता है।
दोस्तों इसके बाद जो अखिलेश होता है उसका एक दोस्त होता है विनय। विनय को साथ लेकर वह ऋषभ को वह जंगल में लाने का प्रयास करता है और उसे बहका फुसलाकर वह जंगल में विनय लेकर आता है। और लाने के बाद यहाँ जो अखिलेश होता है उसके गले में एक गमछा था, वह अपने गमछे को गले से उतारता है। उतारने के बाद उस लड़के की गला दबाता है और गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। और हत्या कर देने के बाद जो ऋषभ होता है उसी जंगल में उसे खोद कर मिट्टी से ढक कर उसे दफना देते हैं। और दफनाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और किसी को कानों कान तक ये खबर नहीं मालूम होती है। और दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये हो जाती है, जो ऋषभ होते हैं उसके पिताजी हैरान हो जाते हैं, उसके माताजी परेशान हो जाती हैं, उसके सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर वह आसपास में ढूंढना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है कि जो है ढूंढते ढूंढते शाम हो जाता है, शाम होते होते रात हो जाती है, लेकिन कहीं भी ऋषभ का अता पता नहीं चलता है। दोस्तों इसके बाद उसके पिताजी थक कर हार कर परेशान होकर वह अपने बिहार के मोतिहार जिले के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और दोस्तों गुमशुदगी की जब रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो जो पुलिस होती है वह मामला बहुत गंभीर था। यह 15-16 साल लड़की की बात थी, इसलिए वह जो है ढूंढना प्रयास करती है और उसके गांव में जाती है, उसके लड़के के बारे में पूछती हैं। आसपास में पुलिस पूछती है लेकिन पुलिस को भी कुछ पता नहीं चलता है। और देखते ही देखते 15 से 20 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कुछ भी लड़के के बारे में पता नहीं चलता है। और दोस्तों इधर जो रितेश होता है, जिसका नाम रितेश था, उसके बाद रितेश भी उस संजू महिला के घर जाने लगता है। और फिर यह जब जाने लगता है तो जाते जाते जो उस महिला से इसका प्रेम प्रसंग हो जाता है। और उसके बाद उस महिला से वह 6 महीने तक फिर वह संबंध बनाता है। जो महिला होती है रितेश से कहती है कि हम दोनों जो है कहीं भाग कर हम दोनों कहीं चलकर साथ में भाग जाएं। वह जो महिला होती है, वह लड़का होता है, वह कहता है ठीक है चलो हम कहीं भाग चलते हैं। दोस्तों इसके बाद जो महिला होती है वह जो है मोतिहार जिले से भागकर, बिहार के मोतिहार जिले से चलकर वह नेपाल के चितवन इलाके में पहुंचती है। और चितवन इलाके में पहुंचने के बाद जो महिला होती है संजू, जिसका नाम संजू जो महिला होती है जिसका नाम संजू होता है, उसके साथ में जो लड़का होता है उसका नाम भी रितेश होता है। चितवन इलाके में पहुंचने के बाद महिला और लड़के वो जो है एक कमरा लेते हैं। कमरा लेने के बाद वो दोनों जो है लगातार पूरी रात संबंध बनाते हैं। और दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये हो जाती है, जो अखिलेश होता है वह परेशान हो जाता है कि मेरी बीवी इस समय मेरे घर से गायब है, वह कहाँ जा सकती है। वह उसके मायके वाले के पास फ़ोन लगाते हैं, वहाँ भी पता नहीं चलता है। रिश्तेदार के पास फ़ोन लगाते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं पता चलता है। फिर आस-पास इलाके में ढूँढा जाता है, लेकिन उस महिला का पता नहीं चलता है। इसके बाद जो अखिलेश होता है वह भी परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद जिस पुलिस थाने में ऋषभ के घर वालों ने गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था, उसी पुलिस थाने में फिर इसके बाद वह अखिलेश भी उसी मामले को दर्ज कराता है। और दर्ज कराने के बाद वह 15 दिन के लिए फिर वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। इसके बाद जो रितेश का एक दोस्त होता है, वो अखिलेश उससे पूछता है कि ये बताओ रितेश इस समय कहाँ है? तो वह बताता है कि जो रितेश है वह नेपाल के चितवन इलाके में रह रहा है। इसके बाद दोस्तों बिहार के मोतिहार जिले से जो अखिलेश होता है नेपाल के चितवन इलाके में पहुंचता है। और ढूंढते-ढूंढते जो है उस कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर ये संजू और रितेश दोनों नग्न अवस्था में जो है यह संबंध बना रहे होते हैं। उस अवस्था को देखने के बाद जो अखिलेश होता है उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इसके बाद जो महिला होती है, जो संजू अपने पति को देखने के बाद वह उठकर जो है इस कमरे में जो है साड़ी बदलने के लिए चली जाती है। और जैसे उस कमरे में साड़ी बदलने के लिए जाती है, जो अखिलेश होता है फिर वह उसी गमछे से उस महिला की गला घोंटकर उस कमरे में हत्या कर देता है। फिर वह कमरे से आता है, आने के बाद फिर जो है इस लड़के का, जिसका नाम रितेश होता है, उसकी भी गला घोंटकर हत्या कर देता है। दोस्तों इसके बाद उन दोनों लाशों को लेकर एक बोरी में पैक करता है और पैक करने के बाद नेपाल के चितवन इलाके में वह फेंक देता है। चितवन इलाके में फेंक देता है और फेंक कर वहाँ से वह हट जाता है। दोस्तों इतनी कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद जो अखिलेश का जो एक मित्र होता है, जिसका नाम विनय होता है, उसको भी हिरासत में लेकर इन दोनों लोगों को सलाखों के पीछे, जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं और इस पर कड़ी से कड़ी चार्जशीट लगाकर मामला दर्ज करते हैं। दोस्तों यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए
तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और सच्ची घटना से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए। मिलते हैं एक नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।